अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। और हमारा चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आज है लेक्चर नंबर 3 आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आपको रूल्स असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। फिर जो हमारा सेकेंड लेक्चर था दैट इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कौन सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, तो वो सारी मैंने लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन की थी। आज का लेक्चर नंबर 3 हमारा होगा, बहुत बड़ा लेक्चर शायद हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें हम सीखेंगे गैल्वेनिक सेल, उसकी वर्किंग, कैसे वो रिवर्सिबल होता है यानी रिचार्जेबल होता है, कैसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ SHE, कैसे कनेक्ट करके डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के साथ हम उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फाइंड करते हैं, और क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम एक सिंगल लेक्चर में सीखेंगे। और इंटरेस्टिंगली अगर आपने सीखा ठीक है, फिर तो आपके लिए मसला ही नहीं होगा, फिर तो ये एक ही चीज आपको लगेगी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। और अगर आपने इसको रट्टा मारने की कोशिश की ना, फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, गौर से इसको देखना है। कोई भी चीज आपने ड्यूरिंग माय लेक्चर ओपन नहीं करनी, ठीक है, ओनली यूट्यूब पे आपने कनेक्टेड रहना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल, एक ही मतलब है इसका, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल का। अब ये पढ़ाने से पहले, इसकी वर्किंग से पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में फर्क क्या होता है। तो यहां एक साइड पे मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जितनी भी हमने इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इसकी देखी थी वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की थी, और अब हम किस पे मूव कर रहे हैं? यस, वी आर मूविंग टूवर्ड्स गैल्वेनिक सेल। तो देखते हैं दोनों में क्या फर्क होता है। देखो, सिंपल इज दैट कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ना, इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो हम प्रोवाइड करते हैं सेल को, और उससे यूजफुल केमिकल वर्क लेते हैं। लाइक हम सोडियम मेटल तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाउन सेल, हम कास्टिक सोडा तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेल्सन सेल, हम एल्यूमिनियम को एनोडाइज कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, और इम्प्योर कॉपर को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। इस तरह की हमारी एप्लीकेशंस हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेल, गैल्वेनिक सेल। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, गैल्वेनिक जी से होता है, घड़ी को वॉच कहते हैं, लेकिन घड़ी को जी से हम कह सकते हैं, याद रखनी फॉर द सेक ऑफ मेमोराइज। तो अब हम केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करें? इलेक्ट्रिक। ये किस में हो रहा है? गैल्वेनिक सेल में। तो हमारी घड़ी का जो सेल होता है ना, जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है, वो भी यही काम करता है। इस सेल में, घड़ी के सेल में केमिकल रिएक्शन होता है, यानी केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो गैल्वेनिक सेल में सेम यही हो रहा है। ये मैं आपको याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में इसको ना भूलो। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो जरा समझें आप। देखिए, जो हमारे पास यहां पे एनोड होता है, एनोड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये चीज, ये कि यहां पे उल्ट होता है, इससे उलट होता है। कैसे? एनोड जो होता है ना, वो होता है नेगेटिवली चार्ज। इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, लेक्चर पूरा देखेंगे फिर आपको समझ आएगी। और जो हमारे पास कैथोड होता है ना, वो होता है यहां पे पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन एक चीज दोनों में सिमिलर है, पता है क्या? इसमें एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, है ना, इस सेल में, और कैथोड पे होती है रिडक्शन। बिल्कुल इसी तरह इस सेल में भी, यानी गैल्वेनिक सेल में भी, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है रिडक्शन। सो दिस इज द सिमिलर पॉइंट बिटवीन दीज टू सेल्स।
ये इनके दरमियान सिमिलर पॉइंट है। ऑलराइट, अगली बात पे आता हूँ। आई होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियरली समझ आ रही होंगी। अब अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनमें, ये तो हमारे पास आगे 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये कंप्लीट सेल होता है, ठीक है, कॉन्सिस्ट ऑफ अ कंप्लीट सेल। ये कंप्लीट सेल पे मुश्तमिल होता है, यानी ये खुद ही एक मुकम्मल सेल होता है। इसमें दो अलग अलग सेल्स या हाफ सेल्स नहीं होते, सारे दोनों इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड दोनों एक ही बीकर यानी एक ही सेल के अंदर होते हैं। यहां पे ऐसा नहीं होता, ये होता है कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, ये 2 हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट गैल्वेनिक सेल, ठीक है जी। ये हमारा तीसरा डिफरेंस हो गया दोनों में। एक और बात, ये जो हमारे पास होता है ना ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये खुद कार नहीं होता। जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ये वाला सेल क्या होता है, ऑफ कोर्स दैट इज स्पॉन्टेनियस। इसमें अगर केमिकल मौजूद है ये खुद कार केमिकली खुद ही रिएक्ट करके आगे बिजली बनाता है। लाइक घरों में जो बैटरी होती है, लाइक यूपीएस के साथ हमने रखी होती है, वो गैल्वेनिक सेल होता है, उसमें गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, वो गैल्वेनिक लेड एक्यूमुलेटर बैटरी होती है, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। अगर उसमें वो केमिकल्स मौजूद हैं तो वो खुद से बिजली बनाता है, ठीक है। लाइक घड़ी में जो सेल है वो भी केमिकल रिएक्शन में खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, वोल्टेज जनरेट कर रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस हुआ, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, ठीक है। फिर आपने यहां पे ऊपर मैंने लिखा है ये 2 हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है ना, और ये एक कंप्लीट सेल है। तो अगर ये 2 हाफ सेल्स पे मुश्तमिल है, 2 अलग अलग सेल्स को जोड़ने के लिए एक ब्रिज चाहिए, एक पुल चाहिए हमें, तो यहां पे वो ब्रिज सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज इसेंशियली रिक्वायर्ड, इसमें सॉल्ट ब्रिज हमें लाजमी चाहिए होती है। एंड हियर सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड, ये इनमें फर्क है, ठीक हो गया। अगली बात ये है कि हम इनकी एग्जांपल्स ले लें, ठीक है। काफ़ी बातें कर ली हमने, आई थिंक सो ये काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अगर शायद मैं कोई एक आधा भूल गया हूं तो आपने देख लेना है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल है डाउन सेल, ठीक है, नेल्सन्स सेल, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। और यहां पे जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, फ्यूल सेल, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, अल्कलाइन बैटरी, बहुत सारी एग्जांपल हैं। अच्छा, ये जो होता है ना हमारे पास गैल्वेनिक सेल, ये भी आगे फर्दर 2 तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है ना उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, वो रिचार्जेबल नहीं होता, और जो सेकेंडरी सेल होते हैं गैल्वेनिक में वो रिचार्जेबल होते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा वर्किंग किसकी भला, यस, यही जो गैल्वेनिक सेल है या वोल्टिक सेल है किस तरह से वर्क करता है, और वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इधर, चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये जो अभी मैंने आपसे एक्सप्लेन की ना चीजें, ये है शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला, दोनों में डिफरेंस। अब ये जो वर्किंग है ये है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पेपर में आ जाता है कि गैल्वेनिक सेल के ऊपर नोट लिखो या गैल्वेनिक सेल की वर्किंग के ऊपर नोट लिखो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, और वो एग्जाम्पल में हम 2 बीकर लेंगे, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक साइड पे होगा, दूसरा दूसरी साइड पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आप कंसीडर कर लो, हमारे पास इस साइड पे एक बीकर है और यहां हमारे पास है पहला हमारा इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये सपोज कर लो जिंक का बना हुआ है, दिस इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ जिंक, तो यहां हो गया हमारा जिंक का बना हुआ इलेक्ट्रोड। ऑलराइट, दूसरे बीकर में जो सेकंड बीकर है हमारा, सेकंड हाफ सेल, उसमें आप कंसीडर कर लो हमने यहां पे लिया है कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है कॉपर इलेक्ट्रोड दूसरी साइड पे। अब जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो अपने 1 मोलर सोल्यूशन में डिप होगा, यानी कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में,
मोलैरिटी 1 मोलर रखनी है फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये 1 मोलर है, ठीक है। और इधर हमारे पास जिंक सल्फेट के ये 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट यानी सोल्यूशन के अंदर डिप है। आपको पता है सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है। इधर 1 मोलर जिंक सल्फेट है, इधर 1 मोलर कॉपर सल्फेट है। अब इनको जब हम कनेक्ट करेंगे आपस में तो ये हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ऐसे ही होगा, ये दोनों हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे V। अब कितने होंगे वो तो बाद का मसला है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट का, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है यस कॉपर सल्फेट का, ऑलराइट। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ये गिल्वेनिक सेल होता है ना, इसमें सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों हाफ सेल्स हैं, और अगर हम यहाँ पे ब्रिज नहीं लगाएंगे तो इसके जो वोल्टेज होंगे वो जीरो हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद ड्रॉप कर जाएंगे जीरो। तो दोनों सेल्स को वर्किंग में लाने के लिए कि ये वर्किंग करते रहें, हमें यहाँ पे चाहिए होती है सॉल्ट ब्रिज जो इनको आपस में कनेक्ट करती है। इसका फंक्शन मैं बाद में बताता हूँ, यानी ये भी, इसका फंक्शन भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन होता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने क्या ली यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज ले लिए। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। एक चीज़ और यहाँ पे याद रख लो, इस पूरे रिएक्शन में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी 298 केल्विन होगा, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में 25 डिग्री रूम टेम्परेचर, और प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको याद करवा दूँ, गैसेस में ना जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर ही रखते हैं हम स्टैंडर्ड, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड होता है वो 0 डिग्री यानी 273 केल्विन होता है, बिकॉज उनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं कम। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये लिक्विड चीज़ है तो इसका यहाँ हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेते हैं, यस 25 डिग्री से, और मोलैरिटी 1 मोलर ली है। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये जिंक का बना हुआ है, और ये इलेक्ट्रोड हमारा कॉपर का बना हुआ है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट बीकर, मेरा ख्याल है आपको लेफ्ट ही नजर आ रहा है, खब्बा, और ये सज्जा यानी कि राइट। तो ये लेफ्ट बीकर है हमारे पास, और ये वाला हमारे पास राइट बीकर है। चलो ये मैं पहले लिख देता हूं। अब हमें नहीं पता किस पे ऑक्सीडेशन होनी है, किस पे रिडक्शन होनी है, ये तो हम SHE जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उससे चेक करते हैं। लेकिन जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो हमें पता है जिंक की ऑक्सीडेशन होनी है और कॉपर की रिडक्शन होनी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो जिंक जो है जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी जिंक की, तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो यहाँ पे जिंक से बनेगा Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुए, और जिस चीज़ की ऑक्सीडेशन होगी वही हमारी एनोड होगी। तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट बीकर है दैट इज एनोड, है ना, दिस इज एक्टिंग लाइक एनोड, और ये हमारी कैथोड होगी, यानी आई मीन टू से कॉपर, ठीक है। तो यहाँ हुई है क्या, यस यहाँ पे हुई है ऑक्सीडेशन, ठीक। और जो कॉपर है Cu+2 आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी होगी रिडक्शन, Cu में कन्वर्ट होगी, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। हाँ, अब हमने ना इसको लिखना कैसे, सेल की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं। मसलन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जिंक जो है वो चेंज हुई है Zn+2 में। देखो जिंक किस में चेंज हुई है, तो मैंने ऐसे लिखा, ये हाफ सेल के लिए होता है कि आधा हाफ सेल इधर है, यानी एक हाफ सेल इधर है दूसरा हाफ सेल इधर है, तो ये आपने साइन देना है यहाँ पे। कॉपर जो थी वो Cu+2 थी और चेंज हुई है किसमें, यस कॉपर में। और इस पूरे रिएक्शन में जो हमें टोटल पोटेंशियल मिलेगा ना, टोटल पोटेंशियल वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड कंडीशंस ली हैं, दैट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। सही है। और ये कैसे कैलकुलेट हमने किया इस पे हम अभी बात करेंगे, शी से यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब एक और चीज बताता हूं, फिर मैं आपको फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बताऊंगा। ये जो हमारा गिल्वेनिक सेल है ना, दिस इज अ रिवर्सिबल सेल, ठीक है। गिल्वेनिक सेल इज अ रिवर्सिबल, गिल्वेनिक सेल इज अ रिवर्सिबल सेल। इसका मतलब है हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं, वी कैन रिचार्ज दी गिल्वेनिक सेल। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस, बहुत ईजी है ऐसा लिखना। आपने जो जिंक है
उसको रिवर्स कैसे करना है, पहले ये वाली साइड लिख लो। अब जिंक में पहले तो जिंक खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी, लेकिन चूंकि ये रिचार्जिंग है, रिवर्सिबल हम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जिंक +2 में दोबारा इलेक्ट्रॉन वापस ऐड करके उसको जिंक में कन्वर्ट करेंगे। सो ये होगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास बनेगी यहाँ पे Zn, तो ये क्या कहलाएगी, यस दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। पहले ये ऑक्सीडेशन हो रही थी खुद ब खुद, हम खुद रिडक्शन इसकी करवाइए, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। जब हम सेल को रिवर्स कर रहे होते हैं ना, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी हम खुद से वोल्टेज उतना ही प्रोवाइड करेंगे जितना ये पहले हमें दे रहा था, इतना ही वोल्टेज हम इसको खुद देंगे तो रिवर्स होगा, ठीक है। यानी जिंक जो ऑक्सीडाइज हो रहा था वो रिड्यूस होगा, और कॉपर जो पहले रिड्यूस हो रही थी दैट विल ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये तो ये चीज हुई है हमारे पास क्या, यस ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक तो ये बात होगी। अब मैंने आपको गिल्वेनिक सेल का पूरा मैकेनिज्म भी समझाया, ये भी बताया गिल्वेनिक सेल किस तरह से रिवर्सिबल होता है। अब एक और चीज बताता हूं कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये इसका हिस्सा है, अलग से आ जाए तो भी आप लिख सकते हैं, और इसी में लिखना हो तो भी आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज ये है जी हमारे पास। अब जो सॉल्ट ब्रिज है ना, ये हम दो तरह से लेते हैं, लाइक अगर हमने KCl लिए ना एज ए सॉल्ट ब्रिज यानी सॉल्ट का ब्रिज, तो ये हम मोल्टन हालत में भी ले सकते हैं यानी लिक्विड हालत में, या हम इसको ले सकते हैं सॉल्यूशन हालत में यानी एक्वस फॉर्म में। ये दोनों तरह से ली जा सकती है, ठीक है। तो जो सॉल्ट ब्रिज होती है वो हम लिक्विड हालत यानी मोल्टन हालत में ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम उसको एक्वस हालत, दोनों में ले सकते हैं। अब करेगी क्या, इसके करने से पहले, इसके फंक्शन से पहले हम ये समझेंगे कि हो क्या रहे। देखो अगर हम ये सॉल्ट ब्रिज यूज ना करते, थोड़ी देर बाद ये वोल्टेज जो आपको 1.10 मिल रहे हैं ये 0 पे ड्रॉप कर जाते हैं। ये MCQ भी होता है कि अगर सॉल्ट ब्रिज को इस्तेमाल ना किया जाए तो वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा। तो जो वोल्टेज होंगे बैटरी के वो 0 हो जाएंगे। क्यों 0 क्यों होंगे, क्योंकि रिएक्शन होना बंद हो जाएंगे। कैसे बंद हो जाएंगे, अब देखो जो हमारे पास ये वाला लेफ्ट बीकर है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बन रहे हैं Zn+2 आयंस, और ये कहां से बन रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड से। इस इलेक्ट्रोड से Zn+2 आयंस बन रहे हैं और वो सॉल्यूशन के अंदर आते जा रहे हैं, ठीक है। कौन से आयंस भला, Zn+2 आयंस। तो लेफ्ट बीकर में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाँ, और राइट बीकर जो है वहां पे हमारे पास था कॉपर सल्फेट। इसको समझें जरा, कॉपर सल्फेट हुआ Cu+2 में और प्लस सल्फेट आयन में इस तरह से आयोनाइज। अब ये जो Cu+2 हैं राइट बीकर में, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और इस कॉपर पे जाके डिपॉजिट होते जा रहे हैं, यानी ये कॉपर आयन खत्म हो रहे हैं क्योंकि वो यहां डिपॉजिट हो रहे हैं। पीछे सॉल्यूशन के अंदर क्या बच रहे हैं, सल्फेट आयन बहुत ज्यादा बच रहे हैं यहां पे। तो जो हमारा राइट बीकर है वहां पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कुछ देर बाद रिएक्शन के कुछ वक्त गुजर जाने के बाद लेफ्ट बीकर में बहुत सारे पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, मजीद पॉजिटिव आयन आने की जगह नहीं होगी, और जो हमारा राइट बीकर है वहां पे नेगेटिव आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मजीद नेगेटिव आयन की गुंजाइश नहीं होगी। तो करंट का जो फ्लो है यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है थ्रू दिस सर्किट वो स्टॉप हो जाएगा, और ड्रॉप वोल्टेज 0 को अप्रोच कर जाएंगे, यानी ड्रॉप टू 0 हो जाएंगे। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज, जो अलाउ करेगा जिंक आयंस को दूसरी साइड वाले बीकर में जाने के लिए। तो इस तरह से जो नेट चार्ज एक्यूमुलेशन है उससे हम बच जाएंगे, और जो बैटरी के या सेल के वोल्टेज ने 0 को ड्रॉप करना था वो नहीं करेंगे। तो यूं ये हमारा फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का। अगर आपको एक दफा ये नहीं समझ आई ना, इसको दोबारा से इसको रिपीट करके वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके क्या कहते हैं, रिवर्स करके दोबारा से वीडियो को सुने, तो उम्मीद करूंगा आपको फिर समझ आ जाएगी। यहां तक आपको जितना मैंने समझाया ये अगर समझ आया, इसको लाइक करें आप, पहले तो ये जरूर करें लाइक, फिर मैं आपको अगली बातें बताता हूं। अब मैं लेक्चर के सेकंड पार्ट में, इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, और उसको कैसे मालूम करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जी स्टूडेंट्स,
अब ना हम देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड से मुराद है कि हम टेम्परेचर की, प्रेशर की और मोलैरिटी की कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। यानी मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन 1 मोलर रखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखेंगे। फिर जो हम किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड करेंगे दैट विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। लाइक हम, और अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एनोड पे नेगेटिव चार्ज आता है और कैसे कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है इन गैल्वेनिक सेल। तो इसमें ये भी हमारा कवर हो जाएगा साथ ही। देखो, इसको समझने के लिए हम अगेन एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम एक इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोड लेट्स सपोज हमारे पास जिंक का है। ये हमने बीकर लिया है और बीकर में हमने इलेक्ट्रोड डिप कर दिया इस दफ़ा जिंक का, ठीक है। ये जिंक का बना हुआ इलेक्ट्रोड है जो हमने इस बीकर में डिप किया है, लेकिन बीकर खाली में तो नहीं डिप करेंगे, सारी बात है। बीकर में कोई, ये जिंक का बना हुआ है, इसमें हम जिंक सल्फेट ही का 1 मोलर जो है वो सोल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये डिप है जिंक सल्फेट के 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट में ये, और जहाँ पे ये सेल हमारा है वहाँ का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वहाँ का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई की हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि यहाँ से अगेन, अब जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। चूंकि जिंक किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है ना, तो यहाँ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की पोटेंशियल को हम इक्विलिब्रियम में मानेंगे, इक्वल मान सकते हैं। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वापस इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस भी हो सकता है। तो ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कुछ देर बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटल डाउन होगा। इक्विलिब्रियम कैसे होगा? सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 जैसे ही आएंगे, है ना, तो जब सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आएंगे, इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे नेगेटिव। ये देखो ना, इलेक्ट्रॉन भी है साथ। Zn+2 तो सॉल्यूशन के अंदर आ गए, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे चले गए? यस, इस इलेक्ट्रोड पे। अब चूंकि Zn+2 का बनना है ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन ही होता है, तो ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। तो इस लिहाज से ये हमारा सेल कहलाया एनोड, क्योंकि इस पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। जब इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है यानी ये एनोड है, तो इस पे चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। अब ये इस तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि सर्किट नहीं है आगे, ये एक ही सेल है। तो इस हालत में हम इसको, इसकी इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। कौन सी हालत? यस, इक्विलिब्रियम की हालत। अब क्या होगा कि अब मजीद Zn+2 आयंस नहीं बनेंगे और मजीद नेगेटिव आयंस ऊपर डिपॉजिट नहीं होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इस हालत को, या बराबर होगा, जितने Zn पॉजिटिव 2 आयंस बन रहे हैं उतने ही साथ नेगेटिव आयंस बन रहे हैं। तो इक्वल जब हो जाएंगे दोनों की कंसंट्रेशन, तो उस हालत को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम की हालत। और इस हालत पर जब वो इक्विलिब्रियम में हो सेल, ठीक है, विद इट्स इलेक्ट्रोलाइट, और वहाँ का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और वो अपने 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर हो, तो फिर उसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो जिंक का होता है ना, जिंक का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ये होता है +0.76 वोल्ट। क्योंकि ये हम ऑक्सीडेशन की मद में ले रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कितना होगा? +0.76 वोल्ट। और अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहूं, तो अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहता हूं, इसी जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये इतना ही रहेगा, लेकिन साइन हमारा चेंज होके नेगेटिव में चला जाएगा। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट हुआ और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 वोल्ट हुआ। लेकिन यहां पे रुकिएगा, मैंने आपको यहां पे ये तो बता दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड में क्या होता है ना, और ये भी बता दिया कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है नोड पे। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो हमने एक सेल का मालूम किया, आखिर ये किया कैसे? एक तो हमें कैसे पता चला ये इतना आया, नंबर 1। नंबर 2, ये ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका हमें बताएगा SHE, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड, इसको हम शी भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताता हूं, अभी मेरे ज़हन में आ रही थी। वो एक्स्ट्रा चीज ये है कि अगर हम यहां E0 नहीं लिखते ना, इसका मतलब फिर ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा,
फिर वो किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर, किसी भी मोलैरिटी पे हो सकता है। जब हम ई नॉट मेंशन करते हैं तो इसे समझ आइएगा, एक मोलर सोल्यूशन, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर है। 298 ही लिखा है, यस। अब मैं बताता हूं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, यानी SHE। SH ये लॉन्ग में भी आ जाता है, ये चीज लॉन्ग में भी आ जाती है, SHE, हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये है हमारे पास। अब ये क्या होता है, देखो एक तो यहां हम बीकर अगेन लेंगे, एक ही सेल हाफ सेल बनाएंगे हम। इस बीकर में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हमने लेना है ना, वो लेना है हाइड्रोजन का। अब क्वेश्चन, चूंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि H2 तो है गैस। देखो अभी तक जितने भी हमने इलेक्ट्रोड लिए, जिंक का लिया, कॉपर का लिया, यहाँ पे जिंक का लिया, ये तो सॉलिड मेटल्स हैं, इनके तो इलेक्ट्रोड बन सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का यानी कि गैस का हम कैसे इलेक्ट्रोड बनाएं, तो इसका भी सोल्यूशन साइंटिस्ट के पास है, केमिस्ट के पास है, कि हम सबसे पहले ये हमने ग्लास यहाँ पे रॉड ले लिया सिलेंड्रिकल, तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस को एंटर करवाना है। अंदर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए लिया क्योंकि HCl में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं और HCl में भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो HCl का 1 मोलर हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज़ किया है। ऑलराइट, अब यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं। प्रेशर यहाँ पे हमने रखा है इसका 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है 298 केल्विन विच इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वी प्रोवाइडेड ऑल दीज कंडीशंस स्टैंडर्ड, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सेल। अब हाइड्रोजन तो गैस है, इसका इलेक्ट्रोड तो अभी तक हमने नहीं बनाया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इनर्ट मेटल लेंगे, वो यहाँ पे होगी प्लैटिनम, नीचे इसका सरफेस एरिया बढ़ा लेंगे प्लैटिनम का। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, इस प्लैटिनम वायर के ऊपर आके हो जाएगी एडजॉर्ब। हमने जो यहाँ पे वायर ली है दैट इज प्लैटिनम वायर, जो कि नीचे से थोड़ी सी हमने ज़्यादा सरफेस एरिया के साथ बनाई है ताकि ये प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन डिपॉजिट हो जाए। एक तो प्लैटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगी, दूसरा ये इनर्ट रहेगी, ये खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहने देगी, खुद उसके साथ पंखा नहीं जाके लेगी, ठीक है, यानी खुद इलेक्ट्रोड नहीं बन जाएगी। तो अब यहाँ पे कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम सेटल डाउन होगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन बनना शुरू हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, तो साथ में वो इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेटल डाउन होगा, यहाँ से बबलिंग भी होती रहेगी हाइड्रोजन गैस की वजह से। तो इक्विलिब्रियम सेटल होगा, तो इक्विलिब्रियम सेटल होने के बाद यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो या हाइड्रोजन रिड्यूस हो। सो वी जस्ट डोंट नो आइदर हाइड्रोजन गोइंग टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, क्योंकि ये अभी भी अकेला सेल है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि जितना हाइड्रोजन में ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल है, यानी H पॉजिटिव आयन बनने की, उतनी ही वापस उसका H बनने का भी वही चांस है, वही प्रोबेबिलिटी है। इसलिए हमने हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया यहाँ पे एज ए स्टैंडर्ड। एक तो हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम है, फिर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन देने और लेने की एबिलिटी होती है। तो फिर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे जो हमारे पास H2 है ये ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वापस रिड्यूस भी हो सकती है, यानी 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिएक्शन H2। अगर इसको मैं कलेक्टिवली लिखूं तो हम ये कह सकते हैं H2 रिवर्सिबली 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इसका ओवरऑल बन गया। और इसका जो पोटेंशियल आएगा, अब ऐसा होने पे पोटेंशियल भी तो आएगा जैसे ऊपर आया था, तो ये जो पोटेंशियल होगा हमारे पास स्टैंडर्ड दैट इज इक्वल टू 0.000 वोल्ट आर्बिट्रेरीली, आर्बिट्रेरी वैल्यू हम इसकी 0.000 वोल्ट ले लेंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया, फर्जी तौर पे अगर हम इसको 0 मान लें तो ये हमारा एक बेसिक स्केल बन गया। अब हम इस ही को यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिस भी इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे, लेट्स सपोज मैं इसको जिंक के साथ जोड़ता हूं, तो जितना पोटेंशियल आएगा मैं कंसीडर करूंगा वो जिंक का है, और जब मैं इसको कॉपर के साथ जोड़ूंगा तो जितना पोटेंशियल आएगा पूरे सेल का वो सारा का सारा अब कॉपर का होगा, उसमें हाइड्रोजन का कोई हिस्सा नहीं होगा, बिकॉज आर्बिट्रेरीली हम उसकी वैल्यू को 0 मान चुके हैं। और जब मैं इस SHE को यानी शी को सोडियम के इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ूंगा, पोटेशियम के साथ जोड़ूंगा, कैल्शियम के बने हुए के साथ, किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ूंगा, तो वो
यानी कि ये शी हमें बताएगा सिर्फ उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ये अपना नहीं बताएगा क्योंकि इसका तो जीरो है। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। और अब हम ये देखेंगे कैसे शी से हम मेजरमेंट करते हैं फॉर हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ सेल या फॉर एन इलेक्ट्रोड, जैसे कि कॉपर है, जैसे कि जिंक है, यानी हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड बाय यूजिंग दिस शी। तो चलो जी, यहां तक आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बुक से इसको रीड कर लो, जो बुक वाली बातें हैं मैंने कोशिश की है वही आपको बताऊं मैं, और वो ही मैंने बताई हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। इसमें मेहनत हुई है, आप भी मेहनत करें, पढ़ें, तैयारी करें और साथ अपने दोस्तों का भी फायदा करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे आखिरी बात आपको मेजरमेंट पे बताता हूं, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ शी। जी स्टूडेंट्स, आखिरी चीज है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय यूजिंग शी। ये जितनी भी बातें मैंने आपसे इस लेक्चर में शेयर की अभी तक, लेक्चर नंबर 3 में, ये बेसिकली एक लेक्चर की नहीं थी, ये 4 से 5 लेक्चर्स की थी, या मिनिमम 3 लेक्चर्स की थी, मिनिमम। जो आखिरी बात करूंगा वो इंक्लूड करके। तो जितने मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जितना मुझे पता था, जितना मेरे नॉलेज में चीज़ें थी, मैंने कोशिश की वो कंपाइल करके विद इन वेरी लिमिटेड टाइम आपके साथ शेयर करूं, और मैंने की हैं। आई रियली होप कि आप मेरी ये जो एफर्ट है इसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। तो आइए अब हम मेजरमेंट देखते हैं कैसे करते हैं हम बाय यूजिंग शी। मेजरमेंट किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ठीक है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पे ये हमने ले लिया है बीकर, और इसमें हमने ले लिया है जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जिंक का इलेक्ट्रोड मैंने ले लिया यहां पे, क्योंकि मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूं। अब दूसरे बीकर में हम शी लेंगे, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसी से हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं। तो यहां हम बीकर में ले लेंगे क्या? यस, SHE। तो ये यहां पे हम प्लेटिनम वायर यूज करेंगे, यहां से इसके अंदर ये आ गई प्लेटिनम वायर, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन गैस हमने एंटर करवा दी। ये जो हमारे पास है दैट इज जिंक सल्फेट 1 मोलर सोल्यूशन, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 का 1 मोलर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, और यहां पे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी इसका 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है ना। बाकी प्रेशर, टेम्परेचर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये देखो, वो आप वही समझ लो। तो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया, जिससे हमें वोल्टेज का पता चलेगा कि कितने वोल्टेज यहाँ पे आए, और ये जितने भी वोल्टेज होंगे बच्चों बताओ किसके होंगे? शाबाश, ये होंगे सिर्फ जिंक के। क्यों भला? क्योंकि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है उसको तो हम ऑर्बिट्रेरीली 0 मान चुके हैं। अब ये सेल ऐसे काम नहीं करेगा जब तक हम इसको सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट नहीं करेंगे। बुक में थोड़ी सी डायग्राम यहाँ पे डिफरेंट बनाई है उसने, आपको लग रहा होगा कि उसने शायद सिंगल सेल बना दी है बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक PTB के मुताबिक, लेकिन एक्चुअल में वो सिंगल सेल नहीं है, वो उसमें हाफ सेल ही हैं, 2 सॉल्ट ब्रिज का भी इस्तेमाल किया गया है। तो बहरहाल आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो जिंक ऑक्सीडाइज हो, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाए, है ना, पॉसिबिलिटी नंबर 1, या पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाए और जिंक रिड्यूस हो जाए। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली यहां पे जिंक ऑक्सीडाइज होगी और हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। इट क्लियरली मींस कि जो जिंक की ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। और कितने वोल्टेज ज्यादा है? 0.76 वोल्ट ज्यादा है। 0.76 वोल्ट ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल जिंक की ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि वोल्टेज ही हमें ऐसे, अब देखो जिंक होगी ऑक्सीडाइज ऐसे Zn+2 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है H2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बनेगी है 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बनेगी H2।
तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये मैंने पीछे भी जब शी पढ़ाया आपको बताया था, देखो ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन हुई है। और यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिले हैं, यानी ये हुआ ये है सेल के अंदर Zn चेंज हुई है Zn+2 में, है ना। और जो हमारे पास H2 थी दैट इज कन्वर्ट 2H पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू H2, और इसका जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आया है दैट इज प्लस 0.76 वोल्ट, और ये कहलाएगा जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि जिंक हुई है ऑक्सीडाइज्ड, जिंक हुई है ऑक्सीडाइज्ड कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ जिंक की ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 0.76 वोल्ट ज्यादा है। और अगर इसी को मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो ये आएगा -0.76 वोल्ट फॉर जिंक रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैंने यहां पे भी आपको बताया था। तो यूं हम मेजर कर लेते हैं किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब यही मैं कॉपर का आपको करके दिखाता हूं। अगर आपको ये समझ आ गई है तो कॉपर का तो मेरे ख्याल में मसला ही नहीं होगा। जल्दी जल्दी उसको बना लेते हैं। तो एक साइड पे हम ले लेंगे कॉपर, एक साइड पे हम ले लेंगे शी। ये हमारे पास शी और कॉपर हो गए, ठीक है। अभी तो हुए नहीं, ये बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया अब कॉपर, ये कॉपर होगी, कॉपर का इलेक्ट्रोड, और इस तरफ हमारे पास हो गया शी का इलेक्ट्रोड। ये यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस को पास करवा देना है। यहाँ पे हमारे पास प्लेटिनम वायर है, ठीक है। बाकी इनके ये अपने अपने एक एक मोलर सोल्यूशन में डिप होंगे। इधर हम ले लेंगे अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन 1 मोलर, है ना। उम्मीद है आपको समझ आ रही है मेरी बातें। और इधर हम ले लेंगे HCl का 1 मोलर सोल्यूशन, शाबाश। तो यहाँ भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। तो दोनों को हम वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे ताकि हमें यहाँ पे वोल्टेज पता चल सके, जैसे यहाँ पे वोल्टेज हमें पता चले थे 0.76 वोल्ट। अब दोनों को हम सॉल्ट ब्रिज के साथ कर देंगे कनेक्ट। यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और मोलैरिटी स्टैंडर्ड कंडीशंस के मुताबिक हम सेट कर लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हुआ क्या। यहाँ पे हुआ ये है, जो कॉपर है ना, कॉपर वो हुई है भाई रिड्यूस्ड आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर की हुई है रिडक्शन, जबकि जो हमारी हाइड्रोजन है वो यहाँ पे हुई है ऑक्सीडाइज। मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, शी का मकसद ये था बिकॉज शी कैन ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, ठीक है। इट विल अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू दी शी। यहाँ पे हमने कॉपर कनेक्ट किया है, तो यहाँ कॉपर की रिड्यूस होने की एबिलिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इट मीन्स कॉपर रिड्यूस होगी और हाइड्रोजन होगी ऑक्सीडाइज्ड, यस। तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव बनेगा प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुई है क्या, ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल अगर हम इसको लिखें ओवरऑल, सो वी हैव कॉपर Cu+2 इंटू Cu, है ना, एंड हाफ सेल। चलो थोड़ा सा बड़ा करके, फिर हमारे पास H2 इंटू 2H पॉजिटिव, एंड वी हैव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हेयर फॉर कॉपर, इतने वोल्ट। और अगर मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होता कॉपर का, ये तो रिडक्शन लिखा ना, चूंकि रिडक्शन हुई है तो ये इतने वोल्टेज हमें मिले। अगर मैं इसी कॉपर का ऑक्सीडेशन लिखता यहाँ पे, तो ये -0.34 वोल्ट होता। ये था हमारे पास, ठीक है, मेजर करने का तरीका। स्टूडेंट्स, आई रियली होप you got my all points in this lecture. That is interesting lecture for FSC, for BS, for all type of students which are going to learn how to measure electrode potential with the help of She. What is who want to know what is standard electrode potential of a cell, and who are curious about galvanic cell and its working and its reversibility. So all this about these all things. This lecture is very helpful. I really hope this lecture will very helpful for you. और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको आपने ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।